एक्मिन माउंटेन का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक केव होती है। उस केव के अंदर टोंगलिंग बैठा एक सीक्रेट टेक्निक को कल्टिवेट कर रहा है। वही सीक्रेट टेक्निक जो कि जू फैन ने उसको दी थी। मिसली वहाँ पर आती है। मिसली जैसे ही वहाँ पर आती है, टोंगलिंग उसे कहता है, तुम्हारे लिए चुपने की टेक्निक तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही हो। हालांकि तुम यहाँ पर मेरे पीछे पहुँच चुकी हो, लेकिन मुझे अभी तक कुछ महसूस नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर आ गई हो। मिसली उसे कहती है, मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम यहाँ पर कौन सी टेक्निक को कल्टिवेट कर रहे हो, क्योंकि अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और तुमने इस टेक्निक को कल्टिवेट करते हुए अपनी बोन फोर्जिंग राम में चले गए हो। ये कौन सी डेमोनिक टेक्निक है जो तुम कल्टिवेट कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि कनलांग पवेलियन के बहुत सारे गार्ड्स तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम कभी बोन फोर्जिंग ड्राम में नहीं जा पाओगे। टोंगलिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ब्रदर जो फैन ने जो मुझे सीक्रेट टेक्निक दी थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। टोंगलिंग उसे कहता है, मिसली तुमने मुझे जो 20 बच्चे दिए थे उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा बच पाया है। अब मुझे और ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत है। मिसली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि सिर्फ एक ही बचा है? मैं तुम्हें 20 बच्चे देकर गई थी, उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचा है, बाकी सारे मर गए। टोंगलिंग उसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि मेरे पास 20 में से एक बच्चा तो बचा। लास्ट टाइम तो मुझे 50 लेकर गई थी, उनमें से एक भी नहीं बचा। वो सारे के सारे मर गए थे। लेकिन लू फैमिली के लिए ये सब कुछ किया जा सकता है। तुम मुझे और बच्चे ला कर दो, मैं उन्हें ये सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा और देखते हैं उनमें से कितने ज़्यादा बचते हैं। मिसली उसे कहती है, तुम भी यहाँ पर कल्टिवेशन कर रहे हो और तुम्हारा ब्रदर जो फैन वो भी बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन कर रहा है। हालांकि आप देखो उसने क्या कर दिया है। वो अपने पास से एक नोट निकालती है और टोंगलिंग को पकड़ाती है। मिसली उसे कहती है, तुम्हारे भाई ने यमिंग वैली के 7th एल्डर को मार दिया है और शमिंग वैली ने उसके नाम का किल ऑन ऑर्डर जारी कर दिया है। अब वो इस पूरे कॉन्टिनेंट पे कहीं पर भी छुप नहीं सकेगा। जहाँ पर भी जाएगा तो उसका पीछा करेंगे और उसे मार डालेंगे। उसी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मेरा ब्रदर जो फैन तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसने 7th एल्डर को मार दिया। इसका मतलब जब वो वापस आएगा तो वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रंग होकर वापस आएगा। साथ ही वो मिसली से कहता है, तुम्हें इस बार में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जितनी स्ट्रेंथ उसके पास है, कोई भी जू मिंग वैली का एसेन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मिसली उसे कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ? मुझे तो इस बात से गुस्सा आ रहा है कि उसने यमिंग वैली के 7th एल्डर को सिर्फ एक लड़की के लिए मार दिया। आखिर वो कब से इस तरह का आशिक बन गया? और ना ही वो इतना अच्छा इंसान था कि किसी लड़की के लिए वो यमिंग वैली से पंगा ले ले। टोंगलिंग उसे कहता है, तो इस बात से तुम गुस्सा हो? इस बात में इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? ब्रदर जो फैन भी एक मर्द है और किसी लड़की के लिए अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो इसमें तो अच्छी बात है। आयन वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा हुआ है। मिसली उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जू फैन को नहीं जानती? वो किसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। वो सिर्फ उस लड़की को बचा रहा है। और साथ ही वो गुस्से के साथ वहाँ से चली जाती है। टोंगलिंग चिल्लाकर उसे कहता है, अच्छा ठीक है, ये बात जाकर मिस जिया को कभी मत बताना कि उसने किसी लड़की के लिए 7th एल्डर को मार दिया है। उनके वहाँ से जाने के बाद टोंगलिंग कहता है, लगता है कि लड़की उससे जलस हो रही है। जबकि जू फैन दूर एक माउंटेन एरिया में खड़ा होता है और कहता है, लगता है कि मेरी पीठ पीछे कोई मेरी बुरा ई कर रहा है। जू फैन के सामने एक बड़ी सी पहाड़ी होती है। जू फैन अपने पंख निकालता है और हवा में उड़ते हुए अपनी डेमन फर्स्ट टेक्निक को यूज़ करता है, जिसका नाम होता है डेमोनिक ड्रैगन रश। वो अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज़ करता है और एक ज़बरदस्त स्लैश लगाता है। उसकी की पावर से एक ड्रैगन बनता है और वो सामने उस माउंटेन के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे वो माउंटेन टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर साथ ही वो अपनी डेमन सेकंड टेक्निक को यूज़ करता है, जिसका नाम गोस्ट डेमन क्लॉ होता है।
वो अपना पंजा बनाकर फिर से एक स्लैश लगाता है और उस माउंटेन के जितने भी टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और साथ ही डेमन थर्ड टेक्निक को यूज करता है और एक जबरदस्त चीख मारता है। उसके मुंह से बहुत ही जबरदस्त साउंड वेव्स निकलती है जिससे सामने जितने भी माउंटेन के टुकड़े बचे होते हैं वो सारे के सारे एक बड़े से धमाके में उड़ जाते हैं। उसकी साउंड वेव्स इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हवा में उड़ने वाले सारे पंछी उड़ते उड़ते नीचे गिर जाते हैं और गिरकर मर जाते हैं। लेकिन तीनों टेक्निक्स को एक बार में यूज़ करने की वजह से जू फैन भी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, यानी कि थक जाता है। जू फैन कहता है, इतनी देर तक कल्टीवेट करने और रिफाइन करने के बाद मुझे लगा था कि मैं ये तीनों टेक्निक्स को परफॉर्म कर पाऊंगा। हालांकि अब तो मेरे पास ब्लू फायर की एनर्जी भी है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इन तीनों टेक्निक्स को परफॉर्म करने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक जाऊंगा। मेरी सारी की सारी एनर्जी जाया हो गई। अब जब कि मैंने यमिंग वैली के 7th एल्डर को मार दिया है तो मुझे लगता है कि वो लोग किसी न किसी को मुझसे बदला लेने के लिए ज़रूर भेजेंगे और जिसको भी भेजेंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसलिए मुझे भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि मेरी फिज़िकल बॉडी अच्छी नहीं, मैंने अपनी फिज़िकल बॉडी को रिफ़ाइन किया है। मेरी फिज़िकल बॉडी परफेक्ट है, बस मेरी की ज़म्मी एनर्जी जो है वो एक्सॉस्ट हो जाती है, इस बॉडी के साथ मैच नहीं कर रही क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल कम है। इसलिए मेरी यान एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम है। जू फैन वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, अगर मेरे पास की एनर्जी कम है तो इसका मतलब मैं इन तीनों टेक्निक्स को तब तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि मेरी जान पाना बनी हो। और अगर मैं तीनों टेक्निक्स को यूज़ करके अपने दुश्मन को मार भी देता हूँ तो उसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक जाऊँगा कि उनके अंडरलिंग्स मुझे मार सकते हैं। जू फैन अपने पास से उस एग को निकालता है। स्काईलार्क के उस अंडे को जू फैन कहता है, मुझे इस एरिया में आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। मैं यहीं पर बैठकर कल्टिवेट कर रहा हूँ। मैंने क्योंकि स्काई लॉक की बॉडी को अपनी उस स्काई रिंग के अंदर रखा था, साथ ही इस अंडे को भी वहीं पर रखा था। ये अंडा वाकई में अभी तक सरवाइव कर पाया है अपनी माँ की बॉडी से एनर्जी लेकर, लेकिन इस अंडे को हैच करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अगर इस अंडे में से अभी बच्चा निकल आता है तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, वो जल्दी ही मर जाएगा। मेरे पास जितनी भी आम सी मेडिसिन्स है वो इस पर ज़रा भी काम नहीं कर रही। मुझे लगता है कि इसके लिए किसी ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत है जो कि मुर्दा को भी ज़िंदा कर दे, लेकिन मुझे ऐसी मेडिसिन कहाँ से मिल सकती हैं? मुझे किसी ऐसी जगह के बारे में सोचना होगा जहाँ से मुझे ये मेडिसिन्स मिल सके। जू फैन अभी वहीं पर बैठा सोच रहा होता है कि उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कोई कह रहा होता है, सोंगजू, जल्दी से ये मैजिकल पिल्स हमें दे दो, नहीं तो हम तुम दोनों को मार डालेंगे। जू फैन उनको गाली देता है और कहता है, अब यहाँ पर कौन आ गया मेरी कल्ट में बंग डालने के लिए? मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पर इतनी आराम से शांति से बैठा हुआ था, अब अचानक यहाँ पर कौन आ गया? जू फैन उठकर उस तरफ जाता है और देखता है कि कौन है। यहाँ पर फिर से फर्स्ट एपिसोड वाला सीन दिखाया जा रहा है। एक लड़की और लड़का सामने खड़े होते हैं, जबकि कुछ मुंडे उनके सामने खड़े होते हैं और उनसे उनकी मैजिकल पिल्स ले रहे होते हैं। उन्हें उनसे उनकी मैजिकल पिल का फार्मूला चाहिए होता है। जो फैन ऊपर झाड़ियों में छुपकर उनको देख रहा होता है और उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। लड़के के हाथ में तलवार होती है। लड़की उनसे कहती है, ये बॉडी फोर्जिंग पिल हमारी फैमिली का हज़्ज़ा है, हम लोग ये तुम्हें कभी भी नहीं देंगे। हम लोग इस मैजिकल पिल के फार्मूला को लेकर एक पिल बनाने वाले हैं जिसे हम लोग रेन फ्लावर टावर में लेकर जाने वाले हैं। जू फैन उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, तो इनके पास बॉडी फोर्जिंग पिल है और ये पिल फेस्टिवल में जाने वाले हैं, फन। साथ ही हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मेरे पास तो एक बहुत ही अच्छा मौका है, लगता है कि उस पिल फेस्टिवल से मुझे अपने अंडे के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स मिल सकती हैं। लड़के का नाम सन होता है जबकि लड़की का नाम संग कियान होता है। वो दोनों बहन भाई हैं। के सामने जो मास्टर होता है वो उनसे कहता है,
तुम दोनों ने अपनी पिल को यूज करते हुए अपनी बॉडी को बोन फोर्जिंग राम में ले आए हो, लेकिन तुम लोगों के पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मेरे जैसे मास्टर का सामना कर पाओ। रीसोंग फैमिली एक 3rd ग्रेड फैमिली है। तुम्हारे पास इस तरह की 4th लेवल की पिल का फार्मूला नहीं होना चाहिए। जल्दी से ये फार्मूला हमें दे दो। संगशु अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, हम लोग तुम्हें ये फार्मूला कभी नहीं देंगे। ये हमारी सॉन्ग फैमिली की अमानत है। लेकिन सामने वाला मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो सॉन्ग और सो कियान दोनों को ही पीटता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो बूढ़ा मास्टर आगे बढ़ता है और मिस सो कियान से कहता है, मिस सो कियान, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? जल्दी से ये फार्मूला मुझे दे दे। क्या आप चाहती हैं कि मैं इस बूढ़ी उम्र में आपके पूरे कपड़े उतार कर आपकी तलाशी लूं? वो ब्लश कर रहा होता है, ठरकी बूढ़ा कहीं का। सो कियान अपने भाई से कहती है, ब्रदर, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? संग उसे कहता है, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। फिर वो तलवार उठाती है और अपने दोनों के गले पर रख लेती है और कहती है, हम लोग इसे ये हज़ा कभी भी नहीं देंगे। ये फार्मूला इसका नहीं हो सकता। हम लोग जहाँ पर अपनी जान दे देंगे, ऐसे अपनी सॉन्ग फैमिली का सीक्रेट फार्मूला किसी को नहीं देंगे। उसी वक्त एक पत्ता उड़ता हुआ आता है हमाताम है और उसकी तलवार पर लगता है और उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। उनके सामने जो बूढ़ा मास्टर खड़ा होता है वो भी जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और कहता है, कौन है यहाँ पर? किसने हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की है? बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड के सीन की तरह जो फैन झाड़ियों में से निकलता है और कहता है, ये तो सिर्फ एक 4th लेवल की पिल है, तुम्हें इन सब के लिए इन सब को मारने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर उसे देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मैं भी सोच रहा था कि इतना बहादुर कौन आ गया कि जिसने मुझ पर अटैक किया है। हम तो सिर्फ एक बच्चे हो जो जंगल में घूम फिर रहे हो, और तुम्हारी कल्टिवेशन को देखकर लग रहा है जैसे तुम अभी अभी बोन फोर्जिंग राम में शामिल हुए हो। तुम्हारे पास तो इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तुम मुझे कैसे रोकोगे? मास्टर जू पैन से कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम एक D1 कल्टीवेटर हो, और अगर D1 कल्टीवेटर होते हुए तुम मुझे इस तरह की बात कहोगे तो मुझे तो हंसी आएगी ही। तुम कह रहे हो कि मैं इन दोनों को ना मारूं, जबकि तुम्हारे DM कल्टेटर किसी को बिना बचा भी मार देते हैं। जू फैन कहता है, मैं यहाँ पर किसी को मारने की बात नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पर बचाने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात हो रही। मैं शायद इन दोनों को बचाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मेरे होते हुए इन दोनों को मार सको? सोंग जो जू फैन से कहता है, ब्रदर, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, हमारी वजह से तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है। तुम इतने ज़्यादा स्ट्रंग नहीं हो कि मास्टर का सामना कर पाओ। लेकिन मास्टर हंसते हुए कहते हैं, बहुत देर हो चुकी है, अब जो यहाँ से भागा नहीं जा सकता। और वो साथ ही जू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जू फैन से कहते हैं, तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। तुम्हें क्या पड़ी थी किसी के मामले में आकर टांग अड़ाने की? लेकिन जू फैन उसके सामने बड़े ही आराम से खड़ा होता है और हल्का सा मुस्कुराता है, और साथ ही एक स्लैश लगती है और उसके बाद उस मास्टर का सर कटकर अलग हो जाता है। वो दोनों बहन भाई और साथ ही मास्टर के जितने डिसाइल्स होते हैं वो सारे उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। मास्टर के डिसाइल कहते हैं, ये तो एक मंस्टर है, और वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तब अब जू फैन भी उस मास्टर को मारने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जू फैन अब हाँ पर अपनी नौटंकी शुरू करने वाला है। वो दोनों बहन भाई आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, रुको ज़रा, हमारी बात तो सुनो। जू फैन उस लड़की से कहता है, क्या मसला है? वो लड़की ब्लश करते हुए वहीं पर रुक जाती है। सोंग शू उसे कहता है, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी? तुमने हम दोनों की जान बचाई है, हमारी सॉन्ग फैमिली तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाएगी। जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जू फैन उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है, मुझे तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जहाँ से जा रहा हूँ। जबकि सन काली की आंखें सोच रही होती हैं, अपनी पूरी फैमिली में मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, सारे लड़के मेरे ऊपर मरते हैं, फिर ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा? सो कियान फिर से भागती हुई उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है
और उसका रास्ता रोक लेती है। जू फैन उसे कहता है, अब तुम्हें मुझसे क्या कहना है? तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो? सो कियान गुस्से में कहती है, फिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? जू फैन वहाँ से दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है, इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं जहाँ मर्जी जाऊँ? सो कियान गुस्से में कहती है, फिर हम लोग 100 मिल फेस्टिवल के लिए रेन फ्लावर टावर में जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगे? अगर तुम उस तरफ जा रहे हो तो? जू फैन कहता है, क्या तुम लोग हेय सिटी में जा रहे हो? वो उसे कहती है, हाँ, हम लोग हेयो सिटी में जा रहे हैं। जू फैन कहता है, मैंने सुना है कि हेयो सिटी के मेन बिल्डिंग में 7th रॉयल फैमिली रहती है। सॉन्ग शो भी भागता हुआ आगे आ जाता है और कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। हर 10 साल के बाद वहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर हर फैमिली से एक बंदे को बुलाया जाता है, एक अल्केमिस्ट को, जो कि अपनी पेस को वहाँ पर पेश करते हैं। और 7 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली भी वहाँ पर रहती है। उस पिल फेस्टिवल में अगर तुम्हारी पिल मुकाबले में जीत जाती है तो हमें बहुत बड़ा इनाम मिलता है। 7th बड़ी फैमिली वाले हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और हमें अपनी अफिलिएट फैमिली के तौर पर ज्वाइन करने का मौका देते हैं। जू फैन थोड़ी देर सोचने का नाटक करता है और वो सोच रहा होता है, 100 पिल फेस्टिवल फिल्म में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हो सकती हैं जो कि मेरे काम आ सकती हैं। उन मेडिसिन्स को यूज़ करके मैं अपने अंडे के आई वॉटलिंग को ठीक कर सकता हूँ और हो सकता है कि वहाँ पर मुझे 7 बड़ी फैमिलीज़ में से किसी एक बड़ी फैमिली के साथ एफिलिएट होने का मौका मिल जाए। मैं उनको भी अपना दोस्त बना सकता हूँ। इससे हमारी लू फैमिली की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जू फैन उन दोनों से कहता है, तुम दोनों की ये बातें सुनने के बाद मुझे भी इंटरेस्ट हो गया है। मैं भी सुनो पिल फेस्टिवल में जाना चाहता हूँ। मुझे तुम लोग अपने साथ ले जाओ। सो कियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा है, चलो ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं। जबकि जू फैन का तो शुरू से यही प्लान था कि ये दोनों अपने आप इसे अपने साथ लेकर जाएं। जू फैन हल्का सा मुस्कुराता है और सोच रहा होता है, मेरा प्लान पूरा हो गया, अब मैं इन दोनों के साथ वहाँ पर जाऊँगा। किसी एक फैमिली के साथ मिलकर वहाँ पर जाना ये सबसे अच्छा रहेगा, कोई मुझे पहचानेगा नहीं। और यहाँ पर जू फैन उन्हें अपना नाम भी गलत बताता है। जू फैन उन्हें कहता है, मेरा नाम लू फैन है। उन दोनों बहन भाइयों के पास एक घोड़ा गाड़ी होती है। तकरीबन आधे महीने का सफ़र तय करने के बाद वो लोग एक शहर के बाहर पहुंचते हैं। सोंगशू अपनी बहन और लू फैन से कहता है, हम लोग पहुंच गए। जू फैन जैसे ही उस बगी में से बाहर निकलता है तो वो उस बोर्ड को देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाकर सोंगशू से कहता है, कमीने, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता इस बोर्ड के ऊपर तो लैनलिंग सिटी लिखा हुआ है। तुम मुझे हेयू सिटी लेकर जाने वाले थे, हम लोग तो गलत जगह पर आ गए हैं। सोंगजू उसे कहता है, हम लोग हेयू सिटी में जाएंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ पर रुकना होगा। मेरे फादर के दोस्त यहाँ पर रहते हैं विद्या। हम लोग से कुछ स्पेशल मेडिसिन और हर्ब्स लेंगे ताकि हम अपनी पिल बना सके। फिर हम लोग वहाँ पर जाएंगे हेयू सिटी में। अगर हमारे पास अच्छी जड़ी बूटियाँ होंगी तभी तो हम लोग एक अच्छी मेडिसिन बनाएंगे और उसे वहाँ पर मुकाबले में पेश करेंगे। जू फैन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो बग्घी में उस लड़की के साथ बैठा होता है। जू फैन कहता है, मुझे लगता है कि मुझे इन बेवकूफ़ को और ज़्यादा जलना होगा। मुझे तो उस लड़की की समझ नहीं आती। जितना टाइम मैं बगी के अंदर बैठा हुआ था मैं तो वहाँ पर कल्ट वेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की हर वक्त मुझे घूरती रही है। पूरे रास्ते को ब्लश करते हुए मुझे घूर रही थी। पता नहीं उसका मसला क्या है। सुकियान बग्घी से नीचे उतर आती है और जू फैन से बड़े मासूमाना अंदाज में कहती है, क्या तुम्हें मेरे साथ बैठना पसंद नहीं? तो तुम इस तरह का रिएक्शन दे रहे हो। सोंगशू हंसना शुरू कर देता है और जू फैन से कहता है, ब्रदर लू, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे भी हमेशा बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है रेन फ्लावर टावर में जाने की, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं। मैंने सुना है कि उस नोबल फैमिली की 15 हेड हैं और वो सारी की सारी लड़कियाँ हैं, और ऊपर से वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इन खास तौर पर उनकी जो मेन बिल्डिंग है उसकी हेड तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है था। उसका नाम मिस चू है।
वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहता हूँ ताकि मैं उन खूबसूरत लड़कियों को देख सकूँ। उसकी बहन उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और आकर उसका गला पकड़कर उसे झोड़ा शुरू कर देती है। जबकि जू फैन को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। जू फैन कहता है, मैं कहाँ इन बेवकूफ़ में फंस गया हूँ। जल्दी से जल्दी इन लोगों से दूर जाना होगा, नहीं तो मेरे अंदर भी कोई बेवकूफ़ी का कीड़ा घुस जाएगा। वो लोग अब भी वहीं पर खड़े होते हैं कि वहाँ पर उस लैंडलिंग सिटी के अंदर से एक लड़का बाहर निकलता है और वो कियान को आवाज़ देता है। वो सारे हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। सो कियान उस लड़के के पास चली जाती है, जबकि सन जू फैन को उसके बारे में बताता है कि ये हमारे अंकल का बेटा है। हालांकि इनकी फैमिली एक सेकंड रेड फैमिली है और हमारी थर्ड रेड फैमिली है। ये लोग हमें ज़रा भी घास नहीं डालते और हमें बहुत ही कम समझते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते, लेकिन ये बहुत बड़ा ठरकी है और हर वक्त मेरी बहन के पीछे पड़ा रहता है। जू फैन सोच रहा होता है, सॉन्ग फैमिली की हालत बिल्कुल मेरी लू फैमिली जैसी है। यहाँ पर भी केस बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं अपनी लू फैमिली की हेल्प नहीं करता तो वो भी एक सेकंड रेड फैमिली बनकर रह जाते। लेकिन अब मेरी वजह से वो लोग काफ़ी हायर अप हो चुके हैं। हालांकि ये दोनों फैमिलीज बिल्कुल सेम हैं, लेकिन इनकी किस्मत अलग है। उस लड़के की नज़र जो फैन में पड़ती है। वो उनसे कहता है, ये लड़का कौन है? संगजू आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ये हमारा दोस्त है। ये हमारे साथ आया है क्योंकि ये हमारे साथ रेन फ्लावर सिटी में जाने वाला है। और साथ ही वो अपने कज़िन से कहता है, कज़िन, तुम्हें कैसे पता चला हम लोग जहाँ पर आने वाले हैं, जो तुम दरवाजे पर हमें लेने के लिए आ गए हो? वो उसे कहता है, तुम्हारे डैड ने मुझे एक लेटर भेजा था, इसलिए मुझे पहले से पता था। मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। कज़िन आगे बढ़ता है और जू फैन के पास जाकर उसे कहता है, सोम की आन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? कहीं उसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? सोंग शू फिर से आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है, कज़िन जी, मेरा दोस्त है। मैंने तुमसे कहा ना, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं सोंग की आन के साथ। लेकिन उसका गुस्सा हो जाता है और सोंग शू को ज़बरदस्त थप्पड़ मारता है, जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। और वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसे कहता है, सोंग शू, मैंने तुम्हारे साथ तो बात की ही नहीं। तुम्हें किसने कहा कि अपना मुंह खोलो? कज़िन उसे मारने के बाद फिर से जू फैन से कहता है, चलो अब जल्दी से बताओ, तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या ताल्लुक है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जू फैन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जू फैन कैसा है। जू फैन आकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है, हम लोग पूरे रास्ते बगी में एक साथ थे। पूरे रास्ते हम दोनों एक साथ सो रहे थे, एक साथ खा पी रहे थे। अब हो ही समझ लो कि मेरा उसके साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। पूरे महीने के लिए हम दोनों एक ही वैगन के अंदर थे। हम दोनों उसमें से बाहर नहीं निकले। अब ज़रा सोच कर बताओ कि हाकी की पावर की तरह जैसे ही वो अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं तो सामने वाला सत्य में आ जाता है, यानी थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता है। जू फैन की किलिंग इंटेंट को देखकर वो कज़िन वहीं पर रुक जाता है। जू फैन उसके कान के करीब जाकर उसे कहता है, दोबारा कभी भी किसी लड़की के लिए मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। और साथ ही वो आगे बढ़ जाता है, जबकि वो कज़िन वहीं पर बैठ जाता है और डर के मारे बैठा कांप रहा होता है। कज़िन की हालत भी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि जाओ किंग के बाई की हो गई थी जब पहली बार जू फैन ने से मारने की कोशिश की थी। न सिर्फ कज़िन बल्कि सॉन्ग फैमिली के दोनों भाई बहन भी उसकी पावर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उनका तबक वो दोनों बहन भाई भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि जहाँ पर हो क्या रहा है। अंकल को क्या हो गया? वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अचानक ये हंस क्यों रहे हैं? जू फैन उन दोनों भाई बहन से कहता है, तुम दोनों ने कहा था कि तुम लोग सेकंड क्लास फैमिली से हो, इसलिए कि फैमिली वाले तुम्हें घास नहीं डालते। लेकिन अंकल तो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे हैं। क्या तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे थे? सॉन्ग की आन उसे कहती है, ये हमारी की फैमिली के हेड हैं, लेकिन पहले तो कभी इन्होंने हमारे साथ ऐसे से बात नहीं की। पता नहीं आज इनको क्या हो गया है। सन सी शू भी कहता है, मुझे तो लगा था ये अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे।
जू फैन भी कहता है, हाँ मुझे भी यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। सॉन्ग कियान जू फैन से कहती है, लू फैन मुझे पता है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम सिर्फ बन फर्जन की फर्स्ट लेवल पर हो और हमारे अंकल तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, इसलिए उनको गुस्सा मत दिलाना। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो हम दोनों भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। नेक्स्ट सीन की फैमिली के मेंशन का दिखाया जाता है। न घंटे के बाद जू फैन अपने रूम में आराम से बैठा कल्ट वेट कर रहा होता है। जू फैन कहता है, अब जब कि वो दोनों बेवकूफ़ यहाँ पर नहीं हैं, मैं यहाँ पर आराम से बैठकर कल्ट वेट कर सकता हूँ। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है और वो दोनों बेवकूफ़ वापस आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और घबराती हुई आवाज़ के साथ जू फैन से कहते हैं, सो कियान। पहले तो उसे जू कहती है, लेकिन साथ ही उसे कहती है, मेरे मतलब ब्रदर लू, हमारी की फैमिली वालों ने तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम किया है। उन्होंने कहा है कि हम सब लोग उनके साथ बैठकर वहाँ पर खाएंगे। जू फैन उन दोनों से कहता है, फैमिली वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मेरे नहीं। मैं उन लोगों को अच्छे से जानता नहीं, मैं उनके साथ खाने की दावत में बैठकर क्या करूँगा। सॉन्ग जू चिल्लाकर उसे कहती है, तुम्हें लाजमी वहाँ पर जाना पड़ेगा। जो बहन उसे गुर कर देखता है, वो दोनों उससे डर जाते हैं। सॉन्ग उसे कहती है, मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम पर चिल्ला दिया। असल में फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं और हम लोग उनसे काफ़ी डरते हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हें लेकर आना है तो हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। अब उन्होंने दावत दी है, अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम वहाँ पर नहीं जाते। जू फैन भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, चलो फिर चलते हैं और जाकर दावत खाते हैं। जू फैन उनके आगे आगे चल रहा होता है और कहता है, अब तुम दोनों यहाँ पर खड़े क्यों हो? चलो चलो जल्दी करो, मुझे बताओ कहाँ पर जाना है। नेक्स्ट सीन में वो लोग बड़े से हाल में चले जाते हैं, जहाँ पर टेबल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह की होती है कि जू फैन और इन दोनों बहन भाई का टेबल सेंटर में होता है, जबकि एक गोल दायरे की शक्ल में की फैमिली के टेबल्स होते हैं जहाँ पर सारे एल्डर्स बैठे होते हैं। अंकल सॉन जो फैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तो तुम यहाँ पर आ गए, चलो जल्दी से आकर बैठ जाओ। जू फैन का तो आपको पता है कि वो कितना बड़ा जीनियस है। जैसे ही हाल में दाखिल होता है, उसे समझ आ जाती है कि ये सारे एल्डर्स इसे मारने की कोशिश में हैं। जैसे ही हम लोग सेंटर में बाहर बैठेंगे, सारे एल्डर्स चारों तरफ से उस पर अटैक कर सकते हैं। जू फैन फिर हंसता हुआ जाकर टेबल पर बैठ जाता है और कहता है, चलो जो भी हो, अगर ये मुझ पर अटैक भी करते हैं तो ये सारे तो मेरे सामने चोटियां हैं, ये सारे ही मेरे हाथों से मारे जाएंगे। अंकल सॉन जू फैन से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम लू फैन है। इन दोनों बच्चों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने इनकी जान बचाई है, तुम इन्हें सेफली जहाँ पर लेकर आए हो। चलो फिर तुम्हारे नाम का एक जाम पीते हैं। जू फैन के सामने भी एक गिलास रखा होता है। जू फैन कहता है, मैं शराब नहीं पीता, मैंने एक अरसा पहले शराब को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे जैसे कल्टीवेटर के लिए शराब पीना पॉइजन की तरह है। और मैं मास्टर आपसे भी कहूँगा कि आपको इस शराब को कम पीना चाहिए, वरना आप कुछ ऐसे गलत फैसले कर लेंगे और कुछ ऐसे गलत इंसान के साथ पंगा ले लेंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, जिससे आपकी पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है। जू फैन मीठी मीठी बातों में ही उसे धमकी दे देता है। वो सारे एल्टर्स जो कि वहाँ पर बैठे होते हैं, वो उसकी बात सुनकर पहले तो हैरान हो जाते हैं, उसका जाते रहते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इसे पता चल चुका है कि हम लोग इसे मारने के लिए बैठे हैं। अंकल सॉन्ग उसे कहते हैं, चलो फिर ठीक है, हमें पता है कि तुम जू फैन हो और तुमने एल्डर को मारा है। यमिंग वैली वालों ने तुम्हारे नाम का किल ऑन ऑर्डर जारी किया है, यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट में तुम्हारा शिकार किया जाएगा। तो इससे पहले कि कोई और तुम्हें मार डाले, तो क्यों ना हम लोग तुम्हें मार दें। तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हें मारने पर हमें यमिंग वैली से कितना बड़ा इनाम मिलने वाला है। और साथ ही वो अपने एल्डर्स से कहते हैं, जल्दी से आगे बढ़ो और जू फैन को मार डालो। वो सारे एल्डर्स अपनी अपनी जगह पंग पर ऊपर की तरफ जंप करते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जू फैन पर अटैक कर देते हैं। जू फैन वाले टेबल पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है। जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, वो सारे लोग वहाँ पर देखते हैं कि क्या जू फैन मर गया या नहीं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो सारे उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं।
आखिर जू फैन कहाँ पर चला गया? उसी वक्त जू फैन के हंसने की आवाज़ आती है। जू फैन ने उनके एक एल्डर के सर पर अपना हाथ रखा होता है और अपनी ब्लडी बेबी को उसकी बॉडी के अंदर घुसाकर उसकी सोल को चोरी कर लेता है, जिससे वो एल्डर वहीं पर मर जाता है। जू फैन उसे मारने के बाद कहता है, तुझे तुम्हारा पहला एल्डर था, अब बाकियों की बारी है। अंकल सॉन्ग उसे कहते हैं, तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। हमने तो सिर्फ सुना था कि तुम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर हो जिसने 7th एल्डर को मार डाला। अब हमने देख भी लिया है। जू फैन उनसे कहता है, अगर तुमने देख लिया है कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो फिर ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? क्यों मेरे हाथों से मरना चाहते हो? यमिंग वैली के एल्डर्स मुझे नहीं मार पाए, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो? अंकल सॉन्ग उसकी बात नहीं सुनते और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जितने ज़्यादा पावरफुल तुम होगे, उतना ज़्यादा हमें ज़्यादा इनाम मिलेगा तुम्हें मारने पर। जू फैन उसे कहता है, तुम्हें तो पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही वो पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं, जू भी आगे से उन्हें अपना पंच मारता है और दोनों के पंच ही आपस में टकराते हैं। पंछी के टकराने की वजह से अंकल पीछे की तरफ गिर जाते हैं और साथ ही उनके हाथ की तरफ दिखाते हैं। बेचारे अंकल सोंग की सारी उंगलियां टूट जाती हैं। अंकल पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं और कहते हैं, तुम हो क्या चीज़? तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा हार्ड है, तुम कोई इंसान नहीं, तुम एक मॉन्स्टर हो। जू फैन उन सब से कहता है, इस बात से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं एक इंसान हूँ या फिर मॉन्स्टर, क्योंकि जहाँ पर तुम सभी लोग मरने वाले हो। साथ ही जू फैन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, सारे एल्डर्स के ऊपर अटैक करता है और उनको जहमी कर देता है। फिर वो सीधे अंकल सन के पास चला जाता है और उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। अंकल सन कहते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम लोग तो इनाम की लालच में पागल हो गए थे जो तुम पर अटैक कर दिया। मुझे जाने दो प्लीज़, इन दोनों बहन भाइयों की हाथी मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हमारी की फैमिली वाले कभी भी तुम्हारे दुश्मन नहीं बनेंगे, हम लोग तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। जू फैन अंकल संग से कहता है, मास्टर संग, मैंने आपसे पहले ही कहा था जब मैं यहाँ पर आकर बैठा था, मैंने कहा था कि इस तरह का कोई गलत फैसला मत करना कि तुम और तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए। अब जबकि तुमने ये कर दिया है तो तुम्हें पता है मैं एक डिमन कल्टीवेटर हूँ, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। और रही बात इन दोनों बहन भाइयों की, इन दोनों बहन भाइयों ने तुम्हारी बात मानकर मुझे तुम्हारे ट्रैप में फंसा दिया। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी क्या वजह थी, ये तुमसे डर कर इन्होंने ऐसा किया। जहाँ पीछे तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, लेकिन इन्होंने मुझे धोखा दिया है और जो भी मुझे धोखा देता है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता। ये बात सुन के वो दोनों भाई बहन दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों ही कहते हैं, ब्रदर जू फैन, हम दोनों ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, हमें फोर्स किया गया था, इन्होंने हमें डरा धमकाकर हमसे ये करवाया है। जू फैन चलाकर उन दोनों से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम दोनों ने ये कर दिया है, तुमने मुझे धोखा दे दिया है और अब तुम्हारे बचने की कोई चांस नहीं है, इसलिए तुम लोगों को मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं। मास्टर सॉन उसे धमकी देते हुए कहते हैं, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी की फैमिली वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जू फैन हंसते हुए कहता है, मैं तो यही देखना चाहता हूँ कि कैसे तुम सब लोग मुझे मारते हो, और साथ ही वो उसका गला दबा देता है। मास्टर सॉन्ग चलाकर कहते हैं, जितने भी लोग हो जल्दी से आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो। वो अपने सारे एल्डर्स को अटैक करने का कहता है। वो सारे एल्डर्स जंप करते हुए जू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जू फैन अपने पंख निकालता है और अपनी पावर को रिलीज़ करता है, और सिर्फ उसकी पावर्स के रिलीज़ होने की वजह से ही वो सारे के सारे एल्डर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। जबकि अंकल संग अपने पास से एक एरो निकालते हैं और उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं, तुम्हें तो मैंने बेवकूफ़ बना दिया, असल में ये एरो है जो तुम्हें मारने वाला है। जू फैन उस एरो के सामने खड़ा होता है। उसे पता है कि वो एरोस के ऊपर ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन उसी वक्त सो की आन आगे बढ़ती है और जू फैन के सामने आ जाती है और वो एरो सीधा उसके कंधे में लगता है। जू फैन कहता है, इस लड़की को किसने कहा था मेरे सामने आने के लिए? ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये एरो वैसे भी मुझे नहीं मारने वाला था।
सोंग शू भी भागता हुआ उसके पास आ जाता है। जो फैन सो कियान को अपने हाथों में पकड़ लेता है। वो उसे कहती है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो कि फैमिली वालों ने हमें बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। अंकल ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि हम लोग सेकंड क्लास फैमिली हैं। इसलिए हम लोग इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाए और हमें इनकी बात मानना पड़ी। तुम हमें मत मारो। अंकल बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और सो कियान पर अटैक करने वाले होते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बने बनाए प्लान को फेल करने की। जो फैन वहां पर बैठे बैठे अपने पंखों को आगे की तरफ बढ़ाता है और एक नोक बनाते हुए अंकल की चेस्ट में घुसा देता है और अंकल वहीं पर मर जाते हैं। जो फैन कियान को उठा लेता है और कहता है, अब तो यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा, सिर्फ इन दोनों बहन भाई के अलावा। जू फैन उसके कंधे में से उस छोटे डैगर को निकालता है तो उसके ऊपर हरे रंग का कुछ लगा होता है। जू फैन कहता है, लगता है इसके ऊपर पॉइजन लगा हुआ है। सो जू उससे कहता है, मुझे लगता है कि ये की फैमिली का सीक्रेट पॉइजन है। सो जू वहाँ से भागते हुए फार्मेसी की तरफ चला जाता है और कहता है, मैं इनकी फार्मेसी से तुम्हारे लिए कोई एंटीडोट ढूंढ कर लाता हूँ, तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। जू फैन सो कियान से कहता है, तुम्हारा भाई तो बहुत बड़ा उल्लू है, हालांकि इस पॉइजन को की पावर से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फार्मेसी में जाने की क्या ज़रूरत है। सो कियान उसे कहती है, हाँ मुझे पता है कि मेरा भाई बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। जू फैन उसे कहता है, मेरे सामने आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी से इस पॉइजन को निकाल देता हूँ। अपनी की पावर को यूज़ करते हुए फिर सूफ फन उसकी बैक में अपनी की पावर को इंसर्ट करता है और उसकी बॉडी के अंदर उस पॉइजन को लोकेट करने की कोशिश करता है। जू फैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मैं तो इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन को ढूंढ ही नहीं पा रहा, पता नहीं इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन कहाँ पर है, क्या इसको पॉइजन दिया भी गया है या नहीं। फिर सूफन कहता है, हो सकता है शायद कोई ऐसा सीक्रेट पॉइजन हो जो कि मेरी की पावर से लोकेट नहीं किया जा सकता। लगता है कि फैमिली वाले बहुत ही अच्छी पॉइजन बनाते हैं। जो फैन उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मेरी की पावर से मैं तुम्हारी बॉडी से पॉइजन को निकाल पाऊंगा, इसलिए मुझे दूसरे मेथड को यूज़ करना होगा, मुझे मुंह लगाकर चूसना पड़ेगा। सो कि आन शर्माते हुए उससे कहती है, क्या तू वाकई में ऐसा करने वाला हो। जो फैन कहता है, हाँ मुझे करना पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी से पॉइजन को निकालना ज़रूरी है। सो कि आन उसे कहती है, चलो फिर ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपना कंधा उसके सामने करती है। जो फैन उसके कंधे पर मुंह लगाता है और उसके कंधे से ब्लड को चूस कर थूक देता है। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं कि फैमिली के एक बिग एल्डर यानी कि उनके ग्रैंडपा वो दरवाजे के पास छुप कर देख रहे होते हैं। जो फैन उसका काफ़ी सारा ब्लड चूस कर थूक देता है और कहता है, लगता है कि तुम्हारी बॉडी से अब सारा पॉइजन निकल चुका है, अब तुम खतर से बाहर हो। फिर से उसका शुक्रिया अदा करती है। जो फैन उसे कहता है, जाओ और जाकर अपने बाइक को ढूंढो और हाँ से निकल जाओ, क्योंकि साथ ही सूफन सोच रहा होता है, मैंने पहले भी पॉइजन वाले ब्लड को चेक किया है लेकिन उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता, वो तो बहुत ज़्यादा क्रंची होता है और बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन इसका ब्लड तो बहुत ज़्यादा मीठा है, ऐसे लगता है जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल ब्लड है, इसके अंदर पॉइजन है ही नहीं। लेकिन साथ ही जू फैन अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे तो अपने हाथों पर, मेरे अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा, क्या मुझे पॉइजन दिया गया है या फिर उसकी बॉडी से पॉइजन को चूसते हुए मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है। और साथ ही जू फैन नीचे गिर जाता है। उसी वक्त सो कियान को दिखाते हैं जो कि किसी को इशारा करती है। जू फैन अपने ऊपर की तरफ देखता है तो उसके ऊपर एक पिंजरा आकर गिरता है। वो पिंजरा एक 4th लेवल का स्पिरिट वेपन होता है, डिफेंसिव स्पिरिट वेपन। जू फैन उस पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है। उसी वक्त दरवाजे के पीछे छुपे हुए बिग एल्डर वो भी हंसते हुए अंदर आ जाते हैं और उनके साथ और भी बहुत सारे एल्डर्स होते हैं। बिग एल्डर बाहर आ जाते हैं और जो फैन से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन तुम तो हमारे जाल में फंस गए, अब तुम इस पिंजरे के अंदर से कभी नहीं निकल पाओगे। ये पिंजरा हमारी फैमिली का सबसे कीमती ट्रेजर है,
ये एक 4th लेवल का मैजिक वेपन है। जू फैन भी बिग एल्डर की तरफ देखता है और कहता है, ये तो कि फैमिली का मास्टर है। सोंग कियान जल्दी से बिग एल्डर के पास चली जाती है। मास्टर उसे कहते हैं, सो कियान, तुमने और तुम्हारे भाई ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। तुम बहुत ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हो। सो कियान अंकल से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी। जो फैन सो कियान की तरफ देखता है और कहता है, तो सारा प्लान इसी का था। बिग एल्डर हंसते हुए जो फैन से कहते हैं, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि तुम्हें पॉइजन कैसे दिया गया? थोड़ी देर पहले मेरे बेटे ने जो तुम्हारे ऊपर एक डैगर फेंका था, उसके ऊपर कोई भी पॉइजन नहीं लगा हुआ था। उसके ऊपर तो बस ग्रीन कलर की कोटिंग थी, जिसकी वजह से तुम्हें लगा शायद उसके ऊपर पॉइजन है और वो इसकी बॉडी के अंदर चला गया है। लेकिन असल में पॉइजन तो इसके कंधे पर लगा हुआ था। जब तुमने इसके कंधे पर से ब्लड को चूसने के लिए अपना मुंह लगाया था, तब वो पॉइजन तुम्हारे मुंह, साथ ही बिग एल्डर, उनके साथ बाकी के एल्डर भी हंसना शुरू कर देते हैं। अंकल सोंग का बेटा भी वहीं पर होता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को मारने की? तुमने मेरे डैड को मारा है। मैं अपनी डैड की मौत का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। जो फैन उनसे कहता है, मैंने इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बेगैरत किस्म के इंसान देखे हैं, लेकिन तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारी की फैमिली तो सारी की सारी बेशर्म है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर जितने भी एल्डर्स को मैंने मारा है, वो सभी एक जाल के तौर पर थे। तुम सब ने उनको यूज़ किया मुझे यहाँ पर फंसाने के लिए। तुम सब लोगों को पहले से पता था कि वो सारे लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते और वो मेरे हाथों से मारे जाएंगे। फिर भी तुम लोगों ने उन्हें यहाँ पर भेजा। तुमने तो अपने अपने बेटे को ही सैक्रिफाइस कर दिया। बिग एल्डर हंसते हुए कहते हैं, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर दिया? अगर हम अपने बेटे को सैक्रिफाइस करके जूमिंग वैली की तरफ से एक हेड फैमिली बना सकते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मैंने सिर्फ यहाँ पर एक बेटा खोया है और कुछ एल्डर्स को। जब हम लोग जूमिंग वैली की तरफ से एक बड़ी फैमिली बन जाएंगे, तो हमारे पास बहुत सारे एल्डर्स होंगे। हमारी फैमिली ग्रो करेगी, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैंने ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया है, अपनी फैमिली को बड़ा बनाने के लिए। न कहता है, डीम कल्टीवेटर्स भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तुम भी बिल्कुल डीम कल्टीवेटर्स की तरह ही कर रहे हो, लेकिन तुमने अपने बेटे को मरवा दिया, वो भी एक बड़ी फैमिली बनने के लिए। पहले तुम लोग एक सेकंड क्लास की फैमिली थे, लेकिन अब तुम लोग जूमिंग वैली के फर्स्ट क्लास के कुत्ते बन जाओगे। लेकिन तुम्हारे हुआ बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तुम जूमिंग वैली का कुत्ता बनना चाहते हो, जबकि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं तो इस पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना चाहता। बिग एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इस पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करना इतना भी आसान नहीं है। बिग एल्डर उसे कहते हैं, वैसे तो तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो। इतनी यंग एज में तुमने बहुत कुछ अचीवमेंट कर लिया है। तुम्हारा नाम इस वक्त पूरे कॉन्टिनेंट में है। अगर तुम्हारे सर पर इतना बड़ा इनाम नहीं होता तो मैं आज तुम्हें कभी भी नहीं मारता। जो फैन कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है? साथ ही जो फैन अपने माथे पर उंगली रखता है और अपनी ब्लू फायर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैंने जब 7th एल्डर को मारा था, उसके मरने से पहले मैंने उसको कुछ कहा था। वही लास्ट वर्ड्स मैं तुमसे कहने वाला हूँ। जब हमारे पास एब्सोल्यूट पावर होती है, तब तुम्हारे ट्रिक्स और ट्रैप्स हमारे सामने बिल्कुल बेकार हैं। जो फैन उसके पिंजरे के अंदर उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी ब्लू फायर को रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हारे ये सारे ट्रैप्स मुझे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है। वो सारे लोग जो फैन को उठकर खड़ा होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसकी बॉडी के अंदर तो पॉइजन था, इसे यहाँ से उठना नहीं चाहिए था। और इसके माथे पर ब्लू लाइट कैसी है? क्या इसने अपनी इस ब्लू फायर की मदद से अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को क्योर कर लिया है? बिग एल्डर अपने साथियों से कहते हैं, तुम हम सब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो लड़का अभी भी मेरे 4th ग्रेड के मैजिकल वेपन के अंदर ट्रैप है। वो हम पर अटैक नहीं कर पाएगा, वो वहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा।
लेकिन उसी वक्त पलक चमकने की स्पीड से जू फैन बिग कैल्टर के पीछे होता है और उसका हाथ उसके सर के करीब होता है। साथ ही नेक्स्ट सीन में जू फैन उसके सर को उखाड़ देता है, यानी कि उसका काम तमाम। जू फैन बिग कैल्टर के सर को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है और उन सब की तरफ देखता है। वो सारे इतने ज्यादा घबरा जाते हैं और जू फैन की तरफ को देखकर कहते हैं, ये तो एक मॉन्स्टर है, ये एक डेविल है। बाकी के एल्डर्स सोंग शू के कजन से कहते हैं, यंग मास्टर, आप यहाँ से चले जाएं, हम इसे यहाँ पर रोक कर रखते हैं, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। कजन और वो दोनों बहन भाई भागना शुरू कर देते हैं, जबकि वो एल्डर्स जू फैन को वहाँ पर रोक कर रखते हैं सेठते हैं। लेकिन जू फैन सिर्फ चंद सेकंड्स में उन बाकी के एल्डर्स को भी मार देता है। जू फैन कहता है, सिर्फ आधे महीने की कल्टीवेशन के बाद मेरे स्किल्स तो पहले से भी ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, अब तो मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। फिर जू फैन दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ का काम तो खत्म हो गया, लेकिन अभी 3 चूहे और हैं जिन्हें मुझे खत्म करना है, क्योंकि मैं यहाँ से किसी को भी भागने नहीं दे सकता। उन सब की मौत तय है, क्योंकि वो तीनों राह से बाहर भाग जाते हैं और वो भागते हुए कह रहे होते हैं, हमें यहाँ पर मरना नहीं है, और वो तीनों बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। उसी वक्त जू फैन का ब्लडी बेबी सबसे पहले कजन की बॉडी के आर पार होता है और वो कजन वहीं पर मर जाता है। बाकी के दोनों भाई बहन वहीं पर रुक जाते हैं। जू फैन भी उड़ता हुआ वहीं पर आ जाता है। जू फैन उनसे कहता है, तुम लोग तो भागने में उस्ताद हो, तुम्हारी स्पीड तो काफी ज्यादा है। सो कियान जल्दी से जू फैन के सामने घुटने टेक देती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, हम लोग एक सेकंड क्लास फैमिली से हैं, हम लोगों ने ये जानबूझकर नहीं किया। अंकल सॉन्ग ने हमें मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए। अगर हम लोग जो नहीं करते तो कि फैमिली वाले और जूमिंग वैली वाले, इसलिए हमने ये किया है। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो मुझे मार डालो, मेरे भाई को छोड़ दो। मेरे भाई ने इस सब में कुछ भी नहीं किया। मेरा भाई हमारी फैमिली का इकलौता मेल मेंबर है। जू फैन कहता है, तुम लोग तो बिल्कुल लू फैमिली की तरह हो। तुम लोग भी आखिरी 2 बचे हुए मेंबर हो, एक लड़की और एक यंग मास्टर। तुम्हारी सिचुएशन भी बिल्कुल सेम है। सो कियान उसे कहती है, तुम्हारा मतलब तुम्हारी लू फैमिली से है? तुम्हारी लू फैमिली जब तुम्हें मिली थी उनकी हालत भी ऐसी ही थी। जू फैन आसमान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, तुम लोग लू फैमिली से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हो, इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा तुम लोगों को मारने का। ये बात सुनते ही वो दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये हमें नहीं मारने वाला। लेकिन साथ ही जू फैन अपने ब्लडी बेबी को रिलीज़ करता है और कहता है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम दोनों लू फैमिली जैसे नहीं हो। लू फैमिली वाले बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो, कुछ ज़्यादा ही जीनियस हो। और साथ ही वो अपने ब्लडी बेबी को यूज़ करते हुए उन दोनों को वहीं पर मार देता है। और साथ ही सू फैन कहता है, अब वक्त आ चुका है रेन फ्लावर टावर में जाने का। रेन फ्लावर टावर यानी कि हेयू सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट एपिसोड के एंड पे जिन दोनों बहन भाइयों को जू फैन ने मारा था, उनमें से जो भाई था यानी संगजू, जू फैन ने उसकी बॉडी ले ली है और उसका बेस बदल कर यहाँ पर आया है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। जू फैन जहाँ पर आने के बाद सोंग शू के सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलता है और उसके साथ बैठा पी रहा होता है। और यहीं पर जू फैन उस बंदे के बारे में बताता है कि इस लड़के का नाम डोंग टनबा है। ये यहाँ पर हेयू सिटी में एक फर्स्ट क्लास की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और अगर टिया एम्पायर में देखा जाए तो ये सेकंड क्लास फैमिली बनती है। कुछ अरसा पहले डोंग टिया बाप ने फादर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए रेन फ्लावर टावर में गया था, जहाँ पर ये अपने एक दोस्त को मिला जिसका नाम सोंग जू था, जो कि एक बुरा फ्रेंड है। इसका बेस बदलकर मैं इसके सामने बैठा हुआ हूँ और ये सोंग शू बहुत बड़ा कमीना इंसान है है। ये हमेशा से ही आगे बढ़ना चाहता था। इसका मकसद ये था कि ये किसी बड़ी फैमिली की लड़की से शादी करके अपनी फैमिली को राइज कर सके। सोंग शू ने डोंग टनबा के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाया ताकि वो उसकी बहन के साथ शादी कर सके, जिसका नाम
डंग जाओवन है। लेकिन सोंगशू का जो प्लान कामयाब नहीं हो सका क्योंकि डोंग फैमिली में सिर्फ एक ही लड़की है। मास्टर की सिर्फ एक ही बेटी है और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता इसको देने से इनकार कर दिया और साथ ही डोंग टिम्बा को भी घर से निकाल दिया क्योंकि टिम्बा इसने रिकमेंड किया था कि वो अपनी बहन की शादी इसके साथ करवाना चाहता है। जबकि टिया बावा की बहन भी इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसे भी लगता है कि संगशु एक बहुत ही नीची निकम्मा इंसान है और वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन संगजू जो कि पूरी दुनिया की नज़र में कचरे के अलावा कुछ भी नहीं और इसकी फैमिली की नज़र में भी उसकी यही औकात है, लेकिन फिर भी डॉन टिम्बा की नज़र में वो उसका सबसे ज़्यादा बेस्ट और जिगरी यार था। यहाँ तक कि टियाम्बा उसे अपनी सारी बातें बताता था। वो दोनों बैठे पी रहे होते हैं। टिया बादे को जब चढ़ जाती है तो टियाम्बा कहता है, मेरी फैमिली वाले तो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, वो इस बात को समझते नहीं। मुझे पता है मेरे ब्रदर, तुम कितने ज़्यादा अच्छे होने हो। मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो इस बात को मानते नहीं। ताकि जू फैन अंदर से सोच रहा होता है, ये किस किस्म का इंसान है, सिर्फ 2 ग्लास इसके साथ बैठकर पी भी क्या लोए तो अपनी बहन ही हमें देने को तैयार हो जाता है। अगर मैं इसका बाप होता तो इसकी ऐसी हरकत के ऊपर मैं तो इसे घर से कब का निकाल देता। आखिर इस टनबा का मसला क्या है? ये अपनी बहन को उस लड़के से शादी क्यों नहीं करने देता? तो मुझे डोंग फैमिली के फ्यूचर की फिक्र हो रही है। अगर उनका यंग मास्टर इस तरह का है तो फिर तो उस डंग फैमिली का बेड़ा घर को चुका है और साथ ही उस लड़की बेचारी की भी, जिसकी शादी ये किसी के साथ भी करवा सकता है। पर जो फैन से कहता है, ब्रदर सोंग, तुम्हारी बहन कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ नहीं आई। जो फैन उसे कहता है, मेरी बहन मेरे साथ आई थी, वो मुझे यहाँ पर छोड़कर वापस घर चली गई है। और साथ ही जू फैन सॉन्ग शू वाला डायलॉग बोलता है और उसे कहता है, टियाम्बा, तुम्हें नहीं पता ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है और इस दुनिया में बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं। तुम्हें हमेशा मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ना है? मेरी बहन के अलावा भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, तुम उनको भी देख सकते हो। जंगल में बहुत सारे दरख्त हैं, हम सिर्फ एक ही दरख्त के साथ क्यों चिपके रहे? और वैसे भी मैंने सुना है कि रेन फ्लावर टावर में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। नबा उसे कहता है, लगता है शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं। रेन फ्लावर टावर में जितनी भी लड़कियां हैं, हम मर्द उनको हाथ नहीं लगा सकते। साथ ही वो अपने आसपास देखता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि पूरी 7 नोबल फैमिलीज में से यही सिर्फ एक नोबल फैमिली है जिसमें सारी की सारी हेड एल्डर्स औरतें हैं? यहाँ पर रेन फ्लावर टावर में औरतों का स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है। पिछले कुछ 100 सालों से हम लोग दूसरी फैमिली से मर्दों को हायर करते हैं शादी करने के लिए, जहाँ की औरतों से वो शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। जो फैन उसे कहता है, तो इसका मतलब तुम्हारी जैसी छोटी फैमिलीज वाले रेन फ्लावर टावर की किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते? नबा उसे कहता है, ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तुम कैसी अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर किसी लड़की को पसंद करना या फिर उसके साथ फ्लर्ट करना या फिर उसके पीछे लगना, ये बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है और इसके लिए हमें सज़ा भी दी जा सकती है। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जो फैन उसे कहता है, अच्छा मुझे बाकी के रूल्स के बारे में बताओ, यहाँ पर और कौन कौन से रूल्स हैं? अच्छा, हम लोग इस होटल में रह रहे हैं, यहाँ पर रहने के भी कोई रूल्स हैं? डॉक नबा उसे कहता है, हाँ, जब यहाँ पर 100 फील फेस्टिवल होता है तो यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज आती हैं और यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज आती हैं उन सब के रहने के लिए रेन फ्लावर टावर में बंदोबस्त किया जाता है। जबकि 3rd क्लास की जो फैमिलीज होती हैं वो स्लम एरिया में जाकर रहती हैं। जो 2nd क्लास फैमिलीज होती हैं वो इस तरह के होटल्स में रह सकती हैं जहाँ पर इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं। 1st क्लास फैमिलीज वाले वो टावर में जाकर रहते हैं और यहाँ पर 7th फैमिलीज वाले भी आने वाले हैं। जो फैन चौंक जाता है और कहता है, क्या यहाँ पर 7 फैमिली वाले भी आते हैं? यंगसाई बात उसे कहता है, हाँ, यहाँ पर 7 फैमिलीज वाले आते हैं। अब मुझे पता है कि किंगडम की 7 फैमिलीज हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं।
जब 100 पल फेस्टिवल होता है तो उन्हें इनवाइट किया जाता है और वो सारे लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि फ्लावर रन सिटी में जो नोबल फैमिली रहती है ये न्यूट्रल है। ये कभी भी इनके साथ वॉर नहीं करती। सेन फैमिलीज में से अगर ज़्यादा नहीं तो 3-4 तो यहाँ पर लाजमी आएंगे, और यमिंग वरीवाल तो यहाँ पर पहले से ही आ चुके हैं। इसके अलावा कोहुई फॉरेस्ट वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं। जो फैन कहता है, जब मैं इस शहर के अंदर दाखिल हो रहा था उस वक्त मुझे वहाँ पर गेट पर बहुत सारे यमिंग बैरी के स्टूडेंट नज़र आए। वो भी मुझसे पूछताछ कर रहे थे मेरे बारे में, यानी कि जू फैन के बारे में पूछताछ कर रहे थे। जू फैन कहता है, वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं आए होंगे। यहाँ पर लाजमी तौर पर कोई ना कोई एल्डर आया होगा, और वो एल्डर 7th एल्डर से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि अगर उसे लगता है कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ तो वो मुझसे वाइट कर सकेगा। जो फैन टनबा से कहता है, डोमिंग वैली से कौन से एल्डर यहाँ पर आने वाले हैं? डॉग टनबा सारी लाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, हम लोग रेन फ्लावर टावर में नहीं जा सकते। उसी वक्त बाहर से एक लड़की भागता हुआ आता है और डॉन टनबा से कहता है, डॉन टनबा जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम्हारी बहन बहुत बड़ी मुश्किल में है। टनबा गुस्से के साथ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या हुआ मेरी बहन के साथ? चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। जो फैन कहता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। डॉन डियानबा जल्दी से लोगों के रश में से होता हुआ अपनी बहन के पास चला जाता है। उसकी बहन ज़मीन पर बैठी होती है, जबकि एक दिन बहुत सारे लोग जमा होते हैं। वहीं पर रेन फ्लावर टावर की एक लड़की भी खड़ी होती है। डियानबा भागता हुआ, तुम कौन हो? अगर मुझे इस बारे में पता चल गया कि तुम किस फैमिली से हो तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मरवा दूंगी। ये बात सुनते ही घबरा जाती है और अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। नबा उसे रोकते हुए कहता है, जाओ वन, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, यहाँ पर हुआ क्या है? आखिर मसला क्या है? जामन रोते हुए अपने भाई से कहती है, ये सारी मेरी गलती है। असल में मैं बाजार में कुछ खरीदने के लिए आई थी। वहाँ पर एक ज्वेलरी पर मेरी नज़र पड़ी और वो मुझे पसंद आ गई, लेकिन साथ ही डन डन भी यहाँ पर आ गई और इसको भी वो पसंद। नबा चिल्लाते हुए डन डन से कहता है, मेरी बहन ने उस ज्वेलरी को पहले देखा था। एक तो तुमने मेरी बहन के हाथ से वो ज्वेलरी छीन ली है और ऊपर से तुम इसी को सजा दे रही हो। डन डन उसे कहती है, मैंने इसे पहले ही कहा था कि ये ज्वेलरी मुझे पसंद है और मुझे दे दे, लेकिन इसने रजिस्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने इसके साथ थोड़ी सी ज़ोर ज़बरदस्ती की, फिर इसने ये ज्वेलरी मुझे दी। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस लड़की ने मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। इस लड़की को थोड़ा सा डिसिप्लिन सीखने की ज़रूरत है। इसे नहीं पता कि मैं रेन फ्लावर टावर की एक नोबल लेडी हूँ। डंग फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि जू फैन भी वहीं पर खड़ा देख रहा होता है। डॉग कियान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डन डन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, आज अगर मैंने तुम्हारे सारे दांत तोड़कर ज़मीन पर ना बिखेर दिए तो मैं भी जाओ बैन का भाई नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसे पंच मारने के लिए उसके करीब पहुँचता है, वहीं भीड़ में से एक और मास्टर निकलता है। नबा को पंच मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देता है। यहीं पर डैन डन कहती है, चलो फिर एक गेम खेलते हैं। यहाँ पर जावन की तरफ से तुम हो और जहाँ पर मेरी तरफ से मेरा होने वाला हस्बैंड है। हम लोग एक गेम खेलते हैं। मेरे होने वाले हस्बैंड आगे बढ़ेंगे और तुम्हारी बहन के कपड़े फाड़ेंगे, लेकिन तुम्हें उसे रास्ते में रोकना होगा। अगर तुम उसे रोक सके, तुम्हें उसने सिर्फ एक बार हिट करना है। अगर तुम उसे हिट कर पाए तो वो रुक जाएगा। अगर तुम उसे नहीं रोक सके तो वो तुम्हारी बहन के सारे कपड़े यहीं सारी भीड़ के सामने फाड़ देगा। डन डन का होने वाला हस्बैंड कुहाई फरेस्ट, जो कि एक नोबल फैमिली है, से बड़ी फैमिलीज में से उसका यंग मास्टर है। वो जाओ बन की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, अब जब कि मेरी होने वाली वाइफ ने मुझे ऐसा करने का कहा है तो मैं तो ऐसा ज़रूर करूँगा। जबकि जवन उसकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही होती है। मास्टरली ज़ुबान फेरते हुए कहता है, ये सिर्फ एक गेम है, बाद में तुम लोग हमसे इसका बदला नहीं ले सकते। दूसरी बात, मैं कोई ठरकी इंसान नहीं हूँ। मेरी होने वाली बीवी ने इस तरह की गेम के रूल्स सेट किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े ज़रूर फाड़ूंगा। नबा उसे कहता है,
मास्टर लीन, हमने डन डन के सारे रूल्स को क्लियर सुना है। हालांकि ये गेम है, लेकिन हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम आपको रोक सके। आप एक नोबल फैमिली के यंग मास्टर हैंडलर हैं, जबकि हम लोग एक सेकंड क्लास फैमिली से हैं। एंड डेंट यानबा से कहती है, तुम्हें बस इसे सिर्फ एक बार रोकना है। अगर तुम सिर्फ इसे एक बार रोकने में कामयाब होगे तो हम लोग हाँ से चले जाएंगे और तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे। नबा उसे कहता है, नहीं, हम लोग अपनी हार मानते हैं। हम लोगों ने आपको ऑफेंड किया है। मैं ये गेम नहीं खेलनी। आप हमें कोई और सजा दे सकते हैं। मास्टर लीन थोड़ा सा मुस्कुराता है और पलक चमकने की स्पीड से वो जाकुफ जावन के ऊपर वाले कपड़े उतार कर वापस आ जाता है। जाओ मैन भी वहां पर खड़ी खड़ी चिल्लाना शुरू कर देती है, जबकि मास्टर लीन उसके कपड़ों को सुनते हुए कहता है, यह गेम तो शुरू हो चुकी है। अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो।